हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास। एक, हिंदी कहानी का उद्भव। हिंदी कहानी साहित्य की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम दशकों में हुई। यह वह समय था जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ और साथ ही पश्चिमी साहित्य के विभिन्न साहित्यिक रूप जैसे कहानी, उपन्यास, ड्रामा आदि की जानकारी भारतीय साहित्यकारों को मिलने लगी। अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में छोटी कथा, शॉर्ट स्टोरी का साहित्यिक महत्व अधिक था। हिंदी साहित्यकारों ने भी इस नए साहित्यिक विधा को अपनाना शुरू किया। इससे पहले हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य, पौराणिक कथाएं, फोल्कलोर और लोक कथाएं अधिक प्रचलित थीं। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक हिंदी कहानी एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में उभरने लगी। इस काल में हिंदी कहानी की भाषा सरल और ग्राम्य जीवन से जुड़ी हुई थी, जिससे आम जनता भी इसे आसानी से समझ सके। 2. हिंदी कहानी के प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक लेखक और उनकी कहानियां। प्रारंभिक दौर में हिंदी कहानी की रचना में देवकीनंदन खत्री, धर्मवीर भारती, मंझर लाल गुप्त, शरदचंद्र आदि प्रमुख थे। ये लेखक मुख्यतः सामाजिक और नैतिक विषयों को लेकर कहानियां लिखते थे। उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन, सामाजिक बुराइयां और मानवीय मूल्यों की व्याख्या होती थी। कहानी की शैली। इस काल की कहानियां सरल, संक्षिप्त और नैतिक शिक्षा देने वाली होती थीं। उनमें सामाजिक सुधार और जागरूकता का उद्देश्य प्रमुख था। 3. हिंदी कहानी का स्वर्णकाल, 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक दौर। 20वीं सदी के आरंभ में हिंदी कहानी ने एक नया रूप और गति पकड़ी। इस समय हिंदी कहानीकारों ने कहानी को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना, बल्कि इसे सामाजिक और मानवीय समस्याओं के चित्रण का माध्यम बनाया। मुंशी प्रेमचंद। हिंदी कहानी के पिता कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद ने इस काल में हिंदी कहानी को एक नई दिशा दी। उनकी कहानियां मुख्यतः ग्रामीण भारत की सामाजिक, आर्थिक और मानवीय समस्याओं पर आधारित थीं। प्रेमचंद ने जाति प्रथा, गरीबी, शोषण और कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी प्रमुख कहानियां जैसे पूस की रात, कफन, नमक का दरोगा, बुढ़िया आदि आज भी हिंदी साहित्य की धरोहर हैं। अन्य प्रमुख लेखक सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा आदि ने भी हिंदी कहानी के विकास में योगदान दिया। हालांकि ये कवि प्रमुख थे, किंतु उनकी कहानियों में भी गहन मानवीय और सामाजिक भावनाएं पाई जाती हैं। 4. स्वतंत्रता संग्राम के दौर में हिंदी कहानी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी कहानी में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। कहानीकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से देशभक्ति, स्वतंत्रता और सामाजिक पुनर्रचना के विचारों को फैलाया। इस काल में हिंदी कहानी ने वास्तविकता और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रमुखता दी। प्रसिद्ध लेखक। इस दौर के प्रसिद्ध कहानीकारों में सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, राही मासूम रजा और नागार्जुन आदि थे। उनकी कहानियां सामाजिक क्रांति और स्वतंत्रता की भावना से भरी होती थीं। 5. स्वतंत्रता के बाद का हिंदी कहानी साहित्य। 1947 के बाद हिंदी कहानी ने नई दिशा ली। देश के विभाजन, सामाजिक विसंगतियां, शहरीकरण और आधुनिकता की चुनौतियों ने कहानी के विषयों को व्यापक बनाया। मंटो और उनके योगदान। सादत हसन मंटो को हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं का महान कहानीकार माना जाता है। उन्होंने विभाजन की त्रासदियों, मानवता के अंधकारमय पहलुओं और समाज की कुरीतियों को नंगे सच के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी कहानियां टा टेक सिंह, कफन, ठंडा गोश्त आदि प्रसिद्ध हैं। आधुनिक कहानीकार। निर्मल वर्मा, मनोहर श्याम जोशी, श्रीलाल शुक्ल, भीमराव रामसेव जैसे लेखकों ने आधुनिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषयों को हिंदी कहानी में शामिल किया। इन कहानियों में मानवीय जटिलताओं, मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और सामाजिक वास्तविकताओं का सजीव चित्रण मिलता है। 6. हिंदी कहानी के विभिन्न प्रकार और प्रवृत्तियां।
सामाजिक कहानी समाज में व्याप्त कुरीतियों, असमानताओं और समस्याओं को उजागर करती है। राष्ट्रीयता और क्रांति की कहानी स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रवाद के भाव से प्रेरित होती हैं। मनोवैज्ञानिक कहानी मानव मन की जटिलताओं और भावनाओं का अध्ययन। प्रयोगात्मक और आधुनिक कहानी नई तकनीकों, नई भाषाई शैली और नए विषयों पर आधारित। 7 निष्कर्ष। हिंदी कहानी साहित्य का विकास हिंदी भाषा और समाज के विकास का प्रतिबिंब है। इसकी शुरुआत जहां सरल ग्रामीण जीवन चित्रण से हुई, वहीं आज यह मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक बदलावों और आधुनिक जीवन की जटिलताओं को सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। हिंदी कहानी ने समाज को जागृत किया, बुराइयों को उजागर किया और मानवता के गहरे भावों को अभिव्यक्त किया। आज भी हिंदी कहानी साहित्य अपनी बहुमुखी प्रतिभा और विषय वस्तु के कारण साहित्य प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। हिंदी उपन्यासों का उद्भव एवं विकास। परिचय। हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विस्तृत है। इसकी विभिन्न विधाओं में उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसने न केवल पाठकों के बीच व्यापक लोकप्रियता प्राप्त की, बल्कि सामाजिक चेतना, राजनीतिक विचारधारा और सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रभावशाली माध्यम भी बन गई। उपन्यास आधुनिक युग की देन मानी जाती है, जिसका उद्देश्य केवल मनोरंजन न होकर समाज को दिशा देना भी रहा है। हिंदी उपन्यास का उद्भव एक ऐतिहासिक घटना है जो भारत के नवजागरण काल, ब्रिटिश शासन, औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली और भारतीय समाज के परिवर्तनशील स्वरूप से जुड़ा हुआ है। उपन्यास की परिभाषा एवं स्वरूप। उपन्यास एक गद्य कथा है जिसमें किसी चरित्र, समाज या घटनाओं का विस्तृत चित्रण होता है। इसमें जीवन की विविध समस्याओं, मानसिक उलझनों, सामाजिक अंतर्विरोधों और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का यथार्थ चित्रण होता है। यह साहित्य की वह विधा है जो एक ओर पाठक को भावनात्मक रूप से जोड़ती है, वहीं दूसरी ओर उसे चिंतन और आत्मविश्लेषण के लिए भी प्रेरित करती है। हिंदी उपन्यास का उद्भव। हिंदी उपन्यास का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, जब भारत में अंग्रेजों के आगमन से शिक्षा, समाज और विचारधारा में परिवर्तन हुआ। अंग्रेजी साहित्य की प्रेरणा, प्रिंटिंग प्रेस की सुविधा और समाज में जागरूकता ने उपन्यास को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ में हिंदी उपन्यास नैतिक शिक्षाओं, अय्यारी किस्सों और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित थे। विकास के विभिन्न चरण। एक आरंभिक काल 1870 से 1915। उदास स्माइली। उपन्यास की नींव। यह काल हिंदी उपन्यास की नींव का युग है। इस समय रचनाकारों ने हिंदी में पहली बार उपन्यास जैसी विधा को आकार देना शुरू किया। मुख्य विशेषताएं। नैतिक शिक्षा और आदर्शवाद की प्रधानता। मध्यवर्गीय जीवन और सामाजिक मर्यादा का चित्रण। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। प्रमुख उपन्यासकार। लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु 1882। उदास स्माइली यह हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें मध्यवर्गीय जीवन की कमजोरियों और सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता 1888। उदास स्माइली यह उपन्यास रोमांच, अय्यारी और रहस्यकथाओं से भरपूर है। इसकी लोकप्रियता के कारण उपन्यास पढ़ने की परंपरा आमजन तक पहुंची। 2 प्रेमचंद युग 1915 से 1936। उदास स्माइली यथार्थवादी सामाजिक उपन्यासों का काल। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को वास्तविक समाज से जोड़ा और जनजीवन की समस्याओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया। मुख्य विशेषताएं। यथार्थवाद और समाज सुधार की प्रवृत्ति। किसान, मजदूर, स्त्री और दलितों के जीवन का चित्रण। सरल और प्रभावशाली भाषा। प्रमुख कृतियां।
सेवा सदन 1918 उदास स्माइली वेश्यावृत्ति और स्त्री स्वतंत्रता पर आधारित। गोदान 1936 उदास स्माइली किसान जीवन का दस्तावेज। निर्मला गबन कर्मभूमि रंगभूमि समाज की विभिन्न समस्याओं का चित्रण। प्रेमचंद ने उपन्यास को समाज का दर्पण बना दिया। 3 प्रगतिवाद युग 1936 से 1950 उदास स्माइली विचार और संघर्ष का युग। प्रगतिवाद ने साहित्य को शोषित वर्ग की आवाज बनने का माध्यम बनाया। मुख्य विशेषताएं: मार्क्सवादी दृष्टिकोण, वर्ग संघर्ष, असमानता, सामाजिक अन्याय, क्रांतिकारी विचारों का चित्रण। प्रमुख उपन्यासकार: यशपाल, दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, विभाजन की त्रासदी का यथार्थ चित्रण। नागार्जुन बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, रामवृक्ष बेनीपुरी, समाजवादी दृष्टिकोण से प्रभावित। 4 प्रयोगवादी और नई कहानी युग 1950 से 1980 उदास स्माइली आत्मसंघर्ष और अस्तित्व की खोज। इस युग में व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा, अस्तित्व की चिंता और शहरी जीवन के तनाव को प्रमुखता मिली। मुख्य विशेषताएं: मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, शहरी जीवन की जटिलताएं, आधुनिकता और मूल्य विघटन। प्रमुख उपन्यासकार: अज्ञेय शेखर, एक जीवनी, आत्मपर्क और प्रयोगशील उपन्यास। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता। मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे। निर्मल वर्मा, वे दिन, लाल टीन की छत, आत्मीयता और संवेदनशीलता के लेखक। 5 उत्तर आधुनिक युग 1980 वर्तमान। विविधता और विमर्श का युग। यह काल विमर्श प्रधान है। इसमें स्त्री, दलित, आदिवासी और हाशिए के समाज की आवाज प्रमुख हो गई। मुख्य विशेषताएं: स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, उत्तर औपनिवेशिकता, इतिहास की पुनर्व्याख्या, भाषिक और शिल्पगत विविधता। प्रमुख उपन्यासकार: मैत्रेयी पुष्पा इदन्नमम, चाक, ग्रामीण स्त्री की चेतना। अलका सरावगी, कलिकथा वाया बाईपास। गिरिराज किशोर, पहला गिरमिटिया, गांधीजी के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास। काशीनाथ सिंह, काशी का 80, बनारसी जीवन का व्यंग्यात्मक चित्रण। सुरेंद्र वर्मा, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा आदि नए सामाजिक और लैंगिक विषयों पर लेखन। उपसंहार, निष्कर्ष: हिंदी उपन्यास का विकास एक सतत प्रक्रिया रही है। इसने समय के साथ अपने रूप, विषयवस्तु, शैली और दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। जहां आरंभ में यह नैतिक शिक्षा और मनोरंजन तक सीमित था, वहीं अब यह समाज, राजनीति, इतिहास, विचारधारा और व्यक्तिमन की गहराइयों तक पहुंच गया है। हिंदी उपन्यास न केवल साहित्य का एक सशक्त माध्यम है, बल्कि यह भारतीय समाज के परिवर्तन और संघर्ष का भी प्रामाणिक दस्तावेज है। आज उपन्यास नारी चेतना, दलित विमर्श, पर्यावरण, समलैंगिकता, तकनीकी बदलाव, महामारी, शहरी तनाव जैसे विषयों को समेटते हुए वैश्विक संदर्भ में अपनी पहचान बना रहे हैं। हिंदी नाटकों का उद्भव एवं विकास। प्रस्तावना: नाटक साहित्य की एक अत्यंत समृद्ध और प्रभावशाली विधा है। यह दृश्य और श्रव्य माध्यमों द्वारा समाज को दर्पण दिखाने का कार्य करता है। हिंदी नाट्य साहित्य का इतिहास भी अत्यंत रोचक और विकासशील रहा है। हिंदी नाटक का उद्भव धार्मिक मंचनों और लोक परंपराओं से हुआ तथा आधुनिक काल में उसने सामाजिक यथार्थ और जटिलताओं को आत्मसात करते हुए एक सशक्त साहित्यिक विधा का रूप ले लिया है। इस निबंध में हम हिंदी नाटकों के उद्भव और विकास की यात्रा का विश्लेषण करेंगे। 1. प्रारंभिक स्वरूप एवं लोकनाट्य परंपरा। हिंदी नाटक का प्रारंभ किसी एक समय में नहीं हुआ, बल्कि यह भारतीय लोक परंपराओं और धार्मिक रीति रिवाजों में गहराई से जुड़ा रहा।
रामलीला, कृष्णलीला, नौटंकी, स्वांग, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र जैसे परंपरागत रूपों में नाट्य तत्व विद्यमान रहे। इन लोक नाट्यों में धार्मिक कथाओं के साथ साथ नैतिक शिक्षा और सामाजिक सरोकार भी प्रस्तुत किए जाते थे। यद्यपि इनमें साहित्यिक परिष्कार की कमी थी, किंतु जनमानस में इनकी गहरी पैठ थी। 2. आधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य का आरंभ। भारतेंदु युग 1850 से 1900 उदास स्माइली। आधुनिक हिंदी नाटक की विधिवत शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। उन्होंने हिंदी में नाटक लेखन को साहित्यिक ऊंचाई दी और उसे समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया। उनके नाटकों में सामाजिक आलोचना, राजनीतिक व्यंग्य और धार्मिक चेतना का समावेश था। अंधेर नगरी उनका प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें भ्रष्ट शासन व्यवस्था की तीव्र आलोचना की गई है। उन्होंने नाटक को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर जन जागरण और सुधार का माध्यम बनाया। इस युग में मंचन की दृष्टि से सरल, संवादात्मक और बोधगम्य नाटक लिखे गए। प्रमुख रचनाकार: भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। 3. द्विवेदी युग 1900 से 1920 उदास स्माइली। इस काल में नाटकों का स्वरूप अधिक नैतिक, शिक्षाप्रद और आदर्शवादी हुआ। साहित्यिक भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हो गई, जिससे नाटकों की बौद्धिकता तो बढ़ी, लेकिन उनके मंचन की सरलता कम हो गई। इस युग में नाटक मुख्यतः पठनीय रहे, रंगमंचीय दृष्टि से सीमित। प्रमुख रचनाकार: देवकीनंदन खत्री, चंद्रकांता यद्यपि उपन्यास था, लेकिन नाटकीयता से परिपूर्ण था। रामकुमार वर्मा, बाद में उभरे। 4. छायावादी युग 1920 से 1940 उदास स्माइली। इस काल में जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक को कलात्मक ऊंचाई दी। उनके नाटक ऐतिहासिक घटनाओं, नारी पात्रों की मानसिक जटिलताओं, राष्ट्रवाद और मानव मूल्य पर आधारित थे। प्रसाद ने नाटक को साहित्य और रंगमंच दोनों की दृष्टि से उन्नत किया। प्रसिद्ध नाटक: स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, प्रेम पथिक। विशेषताएं: काव्यात्मक भाषा, गूढ़ भाव, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मनोवैज्ञानिक गहराई। 5. प्रगतिवादी युग 1940 से 1960 उदास स्माइली। प्रगतिवाद के प्रभाव से नाटकों में सामाजिक यथार्थ, वर्ग संघर्ष, शोषण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे विषय आने लगे। नाटकों की भाषा और प्रस्तुति में यथार्थवाद आया। नाटक जनता की आवाज बनने लगे। प्रमुख नाटककार: लक्ष्मीनारायण मिश्र, गरुड़ध्वज, सम्राट अशोक। रामकुमार वर्मा, जौहर, राष्ट्रगान। भगवतीचरण वर्मा, तोता मैना की कहानी। 6. नव नाट्य आंदोलन और प्रयोगधर्मी नाटक 1960 से 1980 उदास स्माइली। इस काल में नाटक की विधा ने नए प्रयोग किए। मंच तकनीक, प्रतीकों, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और अस्तित्ववाद का समावेश हुआ। मोहन राकेश ने नाटक को पुनः रंगमंचीय बना दिया। प्रमुख नाटककार: मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। धर्मवीर भारती, अंधायुग, महाभारत की पृष्ठभूमि में आधुनिक युद्ध और नैतिकता पर प्रश्न। बदल सरोजिनी नायडू, स्त्री चेतना और स्वाधीनता पर केंद्रित। 7. समकालीन हिंदी नाटक 1980 वर्तमान। वर्तमान हिंदी नाटक में समाज की जटिलताएं, पहचान की समस्या, जातिवाद, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि विषयों पर जोर है। नाट्य लेखन के साथ साथ निर्देशन, रंगमंच और तकनीक भी विकसित हुई है। अब नाटक मंचन तक सीमित नहीं रहा। रेडियो नाटक, टेलीविजन धारावाहिक, वेब सीरीज, सिनेमा आदि माध्यमों में भी इसका विस्तार हो रहा है। प्रमुख रचनाकार बटा रंग निर्देशक: हबीब तनवीर, विजय तेंदुलकर, नीलम मंकेश्वर, बंसी कौल, सुरेंद्र वर्मा, सूरज का सातवां घोड़ा।
8 हिंदी नाटक की प्रमुख विशेषताएं। सामाजिक सरोकारों से गहराई से जुड़ा हुआ बहुस्तरीय पात्र जो मानवीय संवेदनाओं को दर्शाते हैं। राजनीतिक चेतना, नैतिक प्रश्न, स्त्री दृष्टि, मूल्य बोध आदि का समावेश। भाषा और शिल्प में विविधता, कभी काव्यात्मक तो कभी पूर्णतः यथार्थवादी। प्रयोगशीलता और आधुनिक तकनीकी रंगमंच का समन्वय। निष्कर्ष: हिंदी नाट्य साहित्य ने धार्मिक लोक परंपराओं से यात्रा शुरू कर आधुनिकता, प्रयोग और यथार्थवाद तक की लंबी यात्रा तय की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर मोहन राकेश और धर्मवीर भारती तक हिंदी नाटक ने भाषा, भाव, शिल्प और प्रस्तुति में निरंतर विकास किया है। समकालीन नाटक अब केवल रंगमंच तक सीमित न होकर जनमाध्यमों से जुड़कर व्यापक जनसमूह तक पहुंच रहे हैं। इस प्रकार हिंदी नाटक एक जीवंत, सतत विकसित होने वाली विधा बन चुका है जो समाज को न केवल प्रतिबिंबित करता है बल्कि उसे दिशा भी देता है। एकांकी उद्भव एवं विकास। परिचय। नाटक साहित्य का एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट रूप है एकांकी। एकांकी नाटक वह होता है जिसमें केवल एक ही पात्र होता है और वह अपने संवाद, भाव भंगिमा और अभिव्यक्ति के माध्यम से पूरी कथा या विषय को प्रस्तुत करता है। यह नाट्य विधा न केवल अभिनय की कला में अद्भुत कौशल दिखाती है बल्कि दर्शकों के मन में गहरे प्रभाव भी छोड़ती है। एकांकी का स्वरूप साधारण दिखने के बावजूद इसे प्रस्तुत करना और लिखना दोनों ही अत्यंत चुनौतीपूर्ण होते हैं। एकांकी का उद्भव। ओरिजिन ऑफ वन एक्ट प्ले। एक वैश्विक पृष्ठभूमि। एकांकी की शुरुआत विश्व साहित्य में काफी प्राचीन है। पश्चिमी साहित्य में ग्रीक त्रासदियों से लेकर रोम के नाटकों तक एकल पात्रों द्वारा संवाद प्रस्तुत करने के उदाहरण मिलते हैं। यूरोप में 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में एकांकी का विकास हुआ, जहां इसे मुख्य रूप से छोटे मंचीय नाटकों के रूप में लोकप्रियता मिली। 2 भारतीय संदर्भ। भारत में नाटक का प्राचीन इतिहास बहुत पुराना है। जैसे भरत की नाट्यशास्त्र में विभिन्न नाट्य रूपों का वर्णन है। हालांकि पारंपरिक नाटक कई पात्रों वाले होते थे, परंतु प्राचीन ग्रंथों में संवादात्मक और एकल पात्रों के द्वारा प्रस्तुत कुछ रूप देखे गए। उदाहरण के लिए महाभारत और रामायण में कई पात्रों के मोनोलॉग और संवाद होते हैं जो एकांकी के लिए आधार बने। हिंदी साहित्य में एकांकी का विकास आधुनिक काल में हुआ। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में हिंदी नाटककारों ने इसे एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित करना शुरू किया। एकांकी का विकास। एक आधुनिक हिंदी साहित्य में 20वीं सदी में हिंदी साहित्य में कई नाटककारों ने एकांकी को लोकप्रिय और प्रभावशाली नाट्य विधा के रूप में स्थापित किया। जयशंकर प्रसाद ने एकांकी की संभावनाओं को पहचाना और इसे गहन भावों और विचारों के संप्रेषण का माध्यम बनाया। निर्मल वर्मा और मोतीलाल जैसे लेखकों ने सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों को एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया। इनके अलावा सूरज प्रकाश, भारतीय नाट्य मंच और अन्य संस्थाओं ने भी इस विधा को आगे बढ़ाया। 2 रूप और शैली में विकास। एकांकी की संरचना बहुत ही संक्षिप्त होती है, जिसमें समय, स्थान और पात्र सीमित होते हैं, लेकिन इसकी गहराई और प्रभावशीलता नाट्य कला की पराकाष्ठा तक ले जाती है। इसमें संवाद छोटे और तीव्र होते हैं। पात्र की मानसिक स्थिति और भावनाओं को उभारने के लिए अधिकतम अभिनय कौशल की आवश्यकता होती है। एकांकी में दृश्य सज्जा कम, परंतु भावनाओं का अभिव्यंजन अधिक होता है। 3 माध्यमों में एकांकी का प्रसार। रेडियो नाटक और टेलीविजन के माध्यम से भी एकांकी का प्रसार हुआ। रेडियो नाटक में जहां केवल आवाज का उपयोग होता है, वहां एकल पात्र के संवाद और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। टेलीविजन पर छोटे छोटे एकांकी नाटकों को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाया गया, जिससे इसका विकास और लोकप्रियता बढ़ी।
4. शैक्षिक और सामाजिक भूमिका। एकांकी को स्कूल और कॉलेजों में नाट्य शिक्षण का हिस्सा बनाया गया। यह नाटक विद्यार्थियों के लिए अभिनय और भाषा कौशल विकसित करने का अच्छा माध्यम बन गया। सामाजिक संदेश देने और जनसामान्य को जागरूक करने में भी एकांकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकांकी की विशेषताएं। संक्षिप्तता। एकांकी सामान्य नाटकों की तुलना में छोटा होता है, जिसमें पूरी कथा एक ही दृश्य में समाप्त होती है। एकल पात्र। केवल एक ही कलाकार पूरे नाटक को प्रस्तुत करता है। भावनात्मक गहराई। पात्र के मनोभावों को गहराई से उजागर करता है। सरल मंच व्यवस्था। मंच सज्जा और आवश्यकताओं में अत्यधिक जटिलता नहीं होती। अभिनय कौशल। एकांकी में अभिनेता के अभिनय की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह ही पूरी कथा का भार उठाता है। एकांकी का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ वन एक्ट प्ले। साधारण मंच पर प्रस्तुतिकरण, छोटे मंचों और सीमित संसाधनों के साथ भी इसे प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। संवेदनशील विषयों का प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण। सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय विषयों को सीधे और गहराई से दिखाने का अवसर मिलता है। नाटक कला का अभ्यास। यह छात्रों और नवोदित कलाकारों के लिए अभिनय का उत्कृष्ट माध्यम है। सार्वजनिक जागरूकता। समाज में जागरूकता फैलाने और विचारों को प्रोत्साहित करने में यह प्रभावी है। निष्कर्ष। एकांकी ने नाटक कला को एक नई दिशा दी है। यह न केवल अभिनय की एक कला है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों के प्रभावी प्रस्तुतिकरण का माध्यम भी है। सरलता और संक्षिप्तता में भी इसकी गहराई और प्रभावशीलता नाट्य विधा के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज भी एकांकी छोटे और बड़े मंचों पर लोकप्रिय है और यह भारतीय रंगमंच की समृद्ध विरासत का अभिन्न हिस्सा है। संस्मरण का उद्भव एवं विकास। परिचय। संस्मरण साहित्य का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन साहित्यिक रूप है, जो किसी व्यक्ति के अपने जीवन के अनुभवों, घटनाओं, दृष्टिकोणों और स्मृतियों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। संस्मरण आत्मकथाओं से अलग होते हुए भी उनके निकट होते हैं, क्योंकि ये लेखक की अपनी यादों पर आधारित होते हैं, जिनमें वह अपने जीवन के विशेष हिस्सों या कालखंड का विवरण देता है। संस्मरणों के माध्यम से हमें न केवल लेखक के निजी जीवन की जानकारी मिलती है, बल्कि उनके द्वारा जीता गया सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिवेश भी समझ में आता है। आत्म संस्मरण केवल एक साहित्यिक विधा ही नहीं, बल्कि इतिहास और समाजशास्त्र का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। 1. संस्मरण का उद्भव। संस्मरणों का आरंभ तब माना जा सकता है जब मनुष्य ने लिखित रूप में अपने व्यक्तिगत अनुभवों को व्यक्त करना शुरू किया। प्रारंभ में यह रूप आमतौर पर धार्मिक, राजनैतिक या सैन्य उपलब्धियों के वर्णन के लिए था। प्राचीन काल, प्राचीन सभ्यताओं में जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत में राजा और शासक अपने कार्यों और युद्धों का लेखन कराते थे। ये लेखन इतिहास के साथ साथ संस्मरणात्मक भी होते थे। भारतीय संदर्भ में भारतीय साहित्य में भी प्राचीन ग्रंथ जैसे महाभारत और रामायण में कई ऐसी घटनाएं, व्यक्तियों के अनुभव और संघर्ष दर्ज हैं, जिनमें संस्मरण की झलक मिलती है। इसके अलावा विभिन्न संत और गुरु अपने जीवन और शिक्षाओं को संस्मरण रूप में प्रस्तुत करते थे। पाश्चात्य साहित्य में पाश्चात्य देशों में सुसेरो, सेंट ऑगस्टीन जैसे लेखकों ने अपने जीवन पर आधारित लेखन किया, जिसे आधुनिक संस्मरण साहित्य की शुरुआत माना जा सकता है। 2. संस्मरण का विकास। समय के साथ संस्मरण साहित्य ने अनेक रूप और आयाम लिए। इसके विकास में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी बदलावों का भी प्रभाव रहा। मध्यकालीन काल, इस काल में धार्मिक और आध्यात्मिक संस्मरणों का प्रचलन बढ़ा। संत साहित्य जैसे तुलसीदास,
संत कबीर और संत तुलसीदास के जीवन चरित्र और अनुभव इस विधा के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आधुनिक काल जब प्रिंटिंग तकनीक विकसित हुई, तब संस्मरणों का व्यापक रूप से प्रकाशन और प्रसार हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताओं जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि ने अपने जीवन के अनुभवों को लिखा, जिससे यह विधा और लोकप्रिय हुई। वर्तमान काल आज संस्मरण केवल राजनीतिक या धार्मिक व्यक्तियों के लिए ही सीमित नहीं रहे। सामान्य लोगों के जीवन की कहानियां, विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों, शिक्षाविदों और अन्य प्रमुख हस्तियों के संस्मरण भी सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद तो संस्मरण का स्वरूप और भी अधिक सुलभ और विविध हो गया है। 3 संस्मरण की विशेषताएं। व्यक्तिगत अनुभव। संस्मरण लेखक के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होते हैं, जो उसकी यादों और भावनाओं का साक्ष्य होते हैं। तथ्यात्मकता और सजीवता। संस्मरणों में सच्चाई का प्रतिबिंब जरूर होता है, लेकिन लेखक की व्याख्या और भावनात्मक दृष्टिकोण की वजह से ये पूर्णतः तथ्यात्मक भी नहीं होते। सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व। संस्मरण केवल व्यक्तिगत कहानी नहीं होते, बल्कि वे उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी दस्तावेज होते हैं। साहित्यिक शैली। संस्मरणों में कथा साहित्य की छटा होती है, जिसमें लेखक की शैली, भाषा और कथानक की रचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 4 संस्मरण और आत्मकथा में अंतर। संस्मरण और आत्मकथा अक्सर एक जैसे समझे जाते हैं, पर दोनों में अंतर है। आत्मकथा पूरी जीवन यात्रा को कवर करती है, जिसमें जन्म से लेकर वर्तमान तक के जीवन के मुख्य पहलुओं का वर्णन होता है। संस्मरण जीवन के किसी विशेष कालखंड, घटना या अनुभव को केंद्र में रखकर लिखा जाता है, न कि पूरे जीवन का विस्तार से विवरण। 5 संस्मरण साहित्य के प्रमुख उदाहरण। भारतीय संस्मरण। महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इंडिया विथिन एन ऑटोबायोग्राफी। भीमराव अंबेडकर की संस्मरणात्मक रचनाएं। विदेशी संस्मरण। नेपोलियन बोनापार्ट के संस्मरण, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की आत्मकथात्मक किताबें, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के संस्मरण आदि। 6 संस्मरण का महत्व। ऐतिहासिक दस्तावेज। संस्मरणों से इतिहास की सूक्ष्म और जीवंत जानकारी मिलती है, जो किताबों के तथ्यात्मक इतिहास से भिन्न और रोचक होती है। सामाजिक जागरूकता। सामाजिक परिवर्तनों और चुनौतियों का जीवंत चित्रण होता है, जिससे समाज में जागरूकता आती है। व्यक्तिगत प्रेरणा। अन्य व्यक्तियों के संघर्ष, सफलताओं और अनुभवों से पाठक प्रेरित होता है। निष्कर्ष। संस्मरण साहित्य मानव जीवन के अनुभवों को एक साहित्यिक रूप में सहेजने का माध्यम है। इसका उद्भव मनुष्य की अपनी पहचान, आत्मनिरीक्षण और समाज में अपनी जगह तलाशने की प्रक्रिया से जुड़ा है। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, संस्मरण भी विस्तार और विविधता के नए रूपों में विकसित हुआ। आज यह साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में अपनी जगह बना चुका है, जो इतिहास, समाज और साहित्य को जोड़ने का काम करता है। हिंदी रेखा चित्र, उद्भव एवं विकास। एक हिंदी रेखा चित्र का परिचय। हिंदी रेखा चित्र एक कला शैली है, जिसमें मुख्यतः रेखाओं का उपयोग कर चित्र बनाया जाता है। इस कला में चित्रों को सरल, स्वच्छ और स्पष्ट रेखाओं के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिससे चित्र में भावनाओं और कथानक को बखूबी व्यक्त किया जा सके। यह शैली भारतीय चित्रकला की एक पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, जो लोगों के दैनिक जीवन, धार्मिक मान्यताओं, लोक कथाओं और सामाजिक जीवन की झलक प्रस्तुत करती है। 2 उद्भव, ओरिजिन। हिंदी रेखा चित्र की जड़ें भारत की प्राचीन कला परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई हैं। भारत में चित्रकला का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, जिसे गुफा चित्रों, मंदिरों की दीवारों, धार्मिक ग्रंथों के चित्रण से समझा जा सकता है। प्राचीन भारत।
अजंता और एलोरा की गुफाओं में पाए जाने वाले चित्र इस कला के शुरुआती उदाहरण माने जाते हैं, जहां सरल लेकिन प्रभावशाली रेखाओं के माध्यम से कथाएं चित्रित की गई थीं। मध्यकालीन काल। मंदिरों और राजमहलों की दीवारों पर बनी चित्रकारी में रेखा चित्र की तकनीक विकसित हुई। खासकर राजस्थान, मथुरा और पंजाब क्षेत्रों में यह कला विकसित हुई। 3. विकास का कालक्रम, एवोल्यूशन टाइमलाइन। मुगल और राजपूत काल। इस समय के दौरान चित्रकला में रेखा चित्रों को एक नया सौंदर्य शास्त्र मिला। मुगल चित्रकला में सूक्ष्म रेखाएं और विस्तार देखने को मिला, जिससे चित्र अधिक जीवंत और सूक्ष्म बने। राजपूत चित्रों में धार्मिक और वीरता से जुड़ी कथाएं रेखा चित्रों में उकेरी गईं। लोक कला का प्रभाव। विभिन्न लोक कला रूपों जैसे मिथिला चित्रकला, वारली कला, मधुबनी चित्रकला ने हिंदी रेखा चित्र शैली को प्रभावित किया। इन लोक कलाओं में भी मुख्यतः रेखाओं का उपयोग होता है, जिससे कथानक सरलता और भावुकता के साथ सामने आता है। औपनिवेशिक काल। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय चित्रकला ने पश्चिमी शैली के प्रभाव स्वीकार किए, जिससे रेखा चित्रों में नई तकनीकें और चित्रण के तरीके शामिल हुए। इस काल में हिंदी रेखा चित्र को शिक्षा और पुस्तकों में स्थान मिला। 4. हिंदी रेखा चित्र की तकनीक और शैली। रेखा आधारित चित्रण। इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता है कि चित्र मुख्यतः रेखाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं। रेखाओं के जरिए आकृतियों को परिभाषित किया जाता है और उनमें भाव व्यक्त किए जाते हैं। सादगी और स्पष्टता। रंगों का उपयोग सीमित या सौम्य होता है, जिससे चित्र की रेखाएं और भाव अधिक प्रभावशाली बनते हैं। विषय वस्तु। हिंदी रेखा चित्रों में धार्मिक विषय, मिथक कथाएं, लोक जीवन, त्योहार, सामाजिक परिदृश्य और प्राकृतिक दृश्य प्रमुख होते हैं। उपकरण। पारंपरिक रूप से कागज, कपड़ा या दीवारों पर स्याही, कागज, कंठी, ब्रश और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। 5. हिंदी रेखा चित्र का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। यह कला सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक मूल्य का संवाहक है। धार्मिक अनुष्ठान, त्योहारों, विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों में इस कला का उपयोग सजावट और अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ग्राम स्तर पर लोक कलाकारों द्वारा इस कला को संरक्षित और विकसित किया जाता है। यह कला लोगों के जीवन में सांस्कृतिक पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। 6. समकालीन हिंदी रेखा चित्र। आधुनिक दौर में हिंदी रेखा चित्र ने नई तकनीकों और माध्यमों के साथ प्रयोग करना शुरू किया है। आजकल डिजिटल माध्यमों पर भी रेखा चित्र बनाए जा रहे हैं। कई आधुनिक कलाकार इस कला को नई दिशा दे रहे हैं, जहां पारंपरिक शैली के साथ नवाचार और आधुनिकता का समागम होता है। कला शिक्षा संस्थानों में हिंदी रेखा चित्र की परंपरा को सहेजने और बढ़ावा देने के प्रयास हो रहे हैं। 7. प्रमुख कलाकार और उदाहरण। हिंदी रेखा चित्र शैली के अनेक लोक कलाकार और आधुनिक चित्रकार हैं, जिन्होंने इस कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों के लोक कलाकार इस क्षेत्र में विशेष योगदान देते हैं। उदाहरण के तौर पर मधुबनी चित्रकला के कलाकारों द्वारा रेखा चित्र के अद्भुत नमूने बनाए गए हैं। निष्कर्ष। हिंदी रेखा चित्र भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण और जीवंत पक्ष है। यह न केवल कला के क्षेत्र में, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी सरल लेकिन प्रभावशाली शैली, इसके भावनात्मक और सांस्कृतिक संदर्भ इसे एक विशिष्ट पहचान देती है। समय के साथ यह कला आधुनिकता और पारंपरिकता का सुंदर मिश्रण बनती जा रही है, जिससे इसकी प्रासंगिकता और लोकप्रियता दोनों बढ़ रही हैं। हिंदी साहित्य में जीवनी का उद्भव एवं विकास। 1. जीवनी का अर्थ एवं साहित्य में महत्व।
जीवनी का अर्थ है किसी व्यक्ति के जीवन का व्यवस्थित वर्णन। यह न केवल उस व्यक्ति के जन्म, शिक्षा, कार्य, संघर्ष और मृत्यु का विवरण होता है, बल्कि उसके चरित्र, विचार, सिद्धांत और समाज में योगदान को भी दर्शाता है। साहित्य में जीवनी लेखन का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें इतिहास, संस्कृति और समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। जीवनी से प्रेरणा मिलती है और यह हमें जीवन के सही मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा भी देती है। हिंदी साहित्य में जीवनी का प्रारंभिक स्वरूप, प्राचीन और मध्यकालीन काल। हिंदी साहित्य में जीवनी का प्रारंभ धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भों से हुआ। प्रारंभ में जीवन परिचय मुख्यतः संतों, महापुरुषों और आध्यात्मिक गुरुजनों के जीवन चरित्र के रूप में लिखा गया। संत साहित्य में जीवनी का स्थान विशेष था। तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीराबाई जैसे संत कवियों के जीवन से जुड़ी कहानियां और रचनाएं इस काल की जीवनी साहित्य की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। इन जीवनी ग्रंथों का उद्देश्य मात्र इतिहास या तथ्य प्रस्तुत करना नहीं था, बल्कि उनके जीवन से नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक संदेश देना था। मध्यकालीन काल में जीवनी लेखन में धार्मिकता और भक्ति भावना प्रमुख थी। यह जीवनियां अक्सर गीत, पद और उपदेशात्मक कथाओं के रूप में प्रस्तुत होती थीं। इस काल की जीवनी में जीवन के सांसारिक पहलुओं की अपेक्षा आध्यात्मिक जीवन और त्याग को अधिक महत्व दिया गया। जीवनी लेखन का पुनरुत्थान और आधुनिक विकास। 19वीं शताब्दी से आगे ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव हिंदी साहित्य पर गहरा पड़ा। पश्चिमी साहित्य के प्रभाव से जीवनी लेखन का स्वरूप बदलने लगा। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जीवनी लेखन ने राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना को बल दिया। इस समय राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रेरणा से महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक जैसे व्यक्तित्वों की जीवनी लेखनी शुरू हुई। इस काल में जीवनी केवल धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन के वर्णन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें समाज सुधार, राजनीतिक क्रांति और व्यक्तिवाद को भी स्थान मिला। स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की जीवनी ने युवाओं को प्रेरित किया और राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाई। साहित्यिक जीवनी में भी वृद्धि हुई, जिसमें हिंदी के महान साहित्यकारों जैसे मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद आदि के जीवन और कृतित्व पर लिखा गया। जीवनी के रूप और शैली में परिवर्तन। हिंदी में जीवनी लेखन में आत्मकथा और परजीवनी दोनों का विकास हुआ। आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन को विस्तार से प्रस्तुत करता है, जबकि परजीवनी में किसी अन्य व्यक्ति का जीवनचरित्र प्रस्तुत किया जाता है। प्रारंभ में जीवनी केवल तथ्यात्मक और धार्मिक वर्णन हुआ करते थे, पर आधुनिक काल में जीवनी ने साहित्यिक रूप भी ग्रहण किया। आधुनिक जीवनी में जीवन के यथार्थ और मनोवैज्ञानिक पक्षों को प्रमुखता मिली। लेखक ने व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और दार्शनिक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। शैली में सरलता, प्रवाहशीलता और पठनीयता का ध्यान रखा गया ताकि जीवनी सभी वर्गों के पाठकों के लिए रुचिकर बनी रहे। हिंदी जीवनी लेखन के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की गांधी जीवनी, जो गांधी जी के जीवन, विचार और संघर्ष का समग्र चित्र प्रस्तुत करती है। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग ने जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को उजागर किया। रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद और सुमित्रानंदन पंत ने अपने जीवन और अनुभवों को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया। संत साहित्य के समय से लेकर आधुनिक काल तक जीवनी लेखन में संत कबीर, तुलसीदास, सूरदास की जीवनियां महत्वपूर्ण हैं। जीवनी लेखन के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। जीवनी ने हिंदी समाज में व्यक्ति और इतिहास के प्रति समझ को बढ़ावा दिया। इससे प्रेरणा मिलती है, जीवन की सीख मिलती है और विभिन्न युगों के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों की जानकारी मिलती है। जीवनी लेखन ने व्यक्तित्व निर्माण में भी योगदान दिया और समाज को नए विचारों के प्रति जागरूक किया। निष्कर्ष,
हिंदी साहित्य में जीवनी का उद्भव धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के चित्रण से हुआ, पर धीरे धीरे यह सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक जीवन के विविध पहलुओं को समेटने वाला विस्तृत साहित्यिक विधा बन गया। जीवनी न केवल किसी महान व्यक्ति के जीवन का दस्तावेज होती है, बल्कि यह समाज के विकास, सांस्कृतिक धारा और व्यक्तित्व निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी साहित्य में जीवनी लेखन का विकास लगातार जारी है और यह नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। हिंदी आत्मकथा का उद्भव एवं विकास। परिचय। आत्मकथा वह साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन के अनुभवों, संघर्षों, सफलताओं और विफलताओं का वर्णन करता है। यह विधा लेखक की आत्मस्वीकृति, आत्मविश्लेषण और आत्मबोध की अभिव्यक्ति होती है। हिंदी साहित्य में आत्मकथा एक महत्वपूर्ण गद्य विधा के रूप में उभरी है और समय के साथ इसका व्यापक विकास हुआ है। उद्भव। आरंभिक काल। हिंदी में आत्मकथा लेखन का आरंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। इसका प्रारंभ उस समय हुआ जब भारतीय समाज में आत्मबोध और व्यक्तिगत अनुभवों को साहित्य में स्थान देने की प्रवृत्ति बढ़ी। प्रारंभिक आत्मकथाएं अधिकतर धार्मिक, सामाजिक या सुधारवादी दृष्टिकोण से लिखी गईं। प्रारंभिक आत्मकथात्मक रचनाएं। लाला लाजपत राय की मैं क्या हूं 1898, यह हिंदी में लिखी गई प्रारंभिक आत्मकथाओं में से एक मानी जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती की स्वयं का जीवनचरित भी एक प्रारंभिक आत्मकथात्मक रचना मानी जाती है। विकास काल। 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में आत्मकथा लेखन ने ठोस रूप लेना शुरू किया। इस दौर में आत्मकथाओं में केवल धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य न होकर लेखक की आंतरिक संवेदनाएं, मानसिक संघर्ष और वैयक्तिक जीवन का चित्रण मिलने लगा। प्रमुख आत्मकथाएं इस काल में। हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दशद्वार से सोपान तक, यह 4 भागों में उनकी आत्मकथा है जो हिंदी आत्मकथा लेखन का श्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। जैनेन्द्र कुमार की पिटे पाव। महादेवी वर्मा की मेरे बचपन के दिन अर्धात्मकथात्मक रचना। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक भारतीय आत्मा। आधुनिक युग, समकालीन काल। आधुनिक हिंदी आत्मकथाएं अधिक यथार्थवादी, मनोविश्लेषणात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से समृद्ध हैं। अब दलित, स्त्री, आदिवासी और अन्य हाशिए पर पड़े वर्गों की आत्मकथाएं भी सामने आ रही हैं, जिससे आत्मकथा लेखन का दायरा और व्यापक हो गया है। प्रमुख समकालीन आत्मकथाएं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन दलित आत्मकथा का उत्कृष्ट उदाहरण। तुलसीराम की मुर्दहिया और मणिकर्णिका दलित चेतना और संघर्ष का चित्रण। कुंवर नारायण, नामवर सिंह, कमलेश्वर, मृदुला गर्ग आदि की आत्मकथाएं भी उल्लेखनीय हैं। निष्कर्ष। हिंदी आत्मकथा का विकास भारतीय समाज की चेतना, संवेदना और आत्मबोध के साथ जुड़ा हुआ है। यह विधा अब केवल महान हस्तियों तक सीमित न होकर आम जन की आवाज भी बन रही है। आत्मकथा लेखन ने हिंदी साहित्य को नई दृष्टि, विविधता और गहराई प्रदान की है।